नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर कैबिनेट विस्तार हुआ और मंत्रियों ने शपथ भी लिया। कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सिर्फ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मोदी जी और अमित शाह पहुंचे हुए थे। लेकिन मंगल पांडे को इसमें जगह नहीं मिली, फर्स्ट। और दूसरा, निशांत कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सवाल यह है कि निशांत कुमार जो कह रहे थे कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया हो, तो डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने छोड़ दिया। उस निशांत कुमार को कैबिनेट मंत्री बनने के लिए मजबूर किसने कर दिया? जो किसी से नहीं माने तो आखिर कैसे? क्या जो जेडीयू बार बार कहती थी या निशांत कहते थे, नीतीश ने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे, क्या समझौता हो गया? और यह है तो इस बात का सबूत है कि नीतीश को ठिकाने लगा दिया गया है और अब बहुत जल्द नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगी। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी का कोई भी जनाधार बचेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार पर कब्जा कर बैठ जाएगी। यह तो 2030 का चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन मोदी शाह का षड्यंत्र फेल हो गया। मोदी शाह पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी को चुनाव में हराए हैं और 100 सीटों की लूट की बात कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने का इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती है कि ये सीसीटीवी फुटेज को 6 घंटे का फुटेज दिखाने की बात हो रही है देश के सामने। अगर वह सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाएगा तो क्या होगा, चाहे चुनाव आयोग का चाहे मोदी शाह का? चुनाव आयोग क्या जवाब देगा अगर वह सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ जाए? लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी का केस एक्सेप्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं? लेकिन एक राज्य की बात है और एक संवैधानिक संस्था की बात है और एक ऐसी सत्ता की बात है जो 15 साल से सत्ता में है, तो एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक्सेप्ट होने के साथ क्या न्यायपालिका उसे इतना जल्द सुनेगा कि तुरंत प्रभाव में आ सके और चुनाव आयोग को आदेश दे सके कि आप सीसीटीवी फुटेज लाइए और कोर्ट चलाएगा उसे? दोनों चीजें पॉसिबल नहीं लग रही है। इसीलिए जब भरोसा नहीं जग रहा है सुप्रीम कोर्ट पर इस देश के लोगों का और विपक्षी दलों का, क्योंकि वह मोदीमय कहीं ना कहीं हो गया, तो फिर ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे। यह एक बहुत चिंता का विषय है। इंटरनेशनल कोर्ट में कोई पहला केस होगा ऐसा जो जाएगा, यानी कि मोदी शाह के षड्यंत्र को पूरी तरह से फेल करके बेनकाब करने का ये नायाब तरीका है जो न्यायपालिका भारत का चुनाव आयोग और भारत की सरकार सवालों के घेरे में आ जाएगी। विश्व के चर्चित अखबारों में और टीवी चैनलों में यह सारी खबरें दिखाई जा रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटा है और जीती है चुनाव भारी मात्रा में ईवीएम बदल कर।
ममता बनर्जी के बयान को छापा गया है, जो एक सवाल उठ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार, जिनके पास 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है, उन्हें पूरी तरह से निपटाने की एक नायाब कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती हुई भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार को निपटने में संजय झा और ललन सिंह का बताया जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जब यूं सब कुछ चल रहा है और हो रहा है, तो फिर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है, जो बहुत चिंता योग्य है। चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसदों की ताकत, जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, जैसे नीतीश 12 सांसदों का दे रहे थे। अगर नीतीश को बिहार से लेकर दिल्ली तक निपट दिया गया है और ममता बनर्जी को 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका गया एक षड्यंत्र के तहत, और उससे जूझ रही है ममता बनर्जी, भले इंडिया गठबंधन का साथ मिल गया है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू के ऊपर यही फार्मूला नहीं आजमाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस बात की क्या गारंटी है? इस बात को लेकर के बहुत काफी चिंतित चंद्रबाबू नायडू की है। अब चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें तो बढ़ गई, क्योंकि नीतीश जब पूरी तरह से निपट दिए गए हैं अब, और नीतीश के लोग भाजपामय हो गए हैं और भाजपा के ही साथ रहेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी को बचाएंगे? चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ छोड़ेंगे, या चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार की तरह निपट जाएंगे? यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, वह षड्यंत्र भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही भारी पड़ेगा, और यह भी फेल होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लपेटे में चुनाव आयोग तो आया ही है, साथ ही साथ मोदी सरकार भी आ रही है। क्योंकि जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके विजय थलापति को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, और जब वह राज्यपाल के पास आए 113 विधायकों का समर्थन लेकर, तो उन्होंने कहा पहले 118 विधायकों को आप एकत्रित कीजिए, उसके बाद सरकार बने। एक राजभवन से स्टेटमेंट आया कि हम सरकार बनाने का न्योता दिए, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि सरकार जो बने वह गिर जाए, इसलिए 118 विधायक लेके आएंगे सूची, तभी हम सरकार बनाने की इजाजत देंगे। जबकि संविधान यह नहीं कहता। संविधान कहता है कि 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है, उसे मौका दिया जाता है सरकार बनाने का और फ्लोर टेस्ट करने का, जो राज्यपाल नहीं दे रहे हैं। यह कहीं ना कहीं मोदी शाह के रिमोट से सब कुछ हो रहा है। यह भी चर्चा हुई कि मोदी शाह की जोड़ी चाहती है कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर के सरकार चलाएं, और डीएमके का जो सांसद हैं, 22 सांसद तकरीबन है, वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दे, ताकि लोकसभा में उन्हें संकट न हो। लेकिन डीएमके ने साफ कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, और हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने हमें जनमत नहीं दिया है। और मैं चाहता हूं कि टीवीके विजय थलापति की सरकार बने और संवैधानिक तौर पर बने, जो संविधान के अनुसार उन्हें बनाने देना चाहिए वह जरूर होना चाहिए। लेकिन एडीएमके कहीं ना कहीं 25 से 30 एमएलए उसके टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 लोग अलग से गेस्ट हाउस में बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वह कभी भी एडीएमके तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऐसे में एडीएमके का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब एडीएमके के पास 47 है, 30 टूट गए अगर, तो मात्र उनके पास 17 बचेंगे। 25 टूट गए तो उनके पास 23 बचेंगे। संकटों में आ रहा है। एनडीए कमजोर हो गया, यानी कि एनडीए एक तरह से खत्म हो जाएगा। आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किल होगी, और अगर विजय थलापति सरकार नहीं बना पाते हैं और फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है राज्यपाल की जिद की वजह से,
तो फिर तमिलनाडु के अंदर विपक्ष का नामो निशान खत्म हो जाएगा और विजय थलपति 234 में 230 सीटें विजय थलपति लेकर के आ जाएंगे। यह एक ऐसे मोड़ पर देश की राजनीति आ गई है कि भाजपा जहां नहीं, नामो निशान नहीं है, वहां राज्यपाल के जरिए राज्य पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, और जहां चुनाव हो रहा है अपने वजूद नहीं है, वहां सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स चुनाव, ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए अपना सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है। विपक्ष तो विपक्ष एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी निपटा रही है, ठिकाने लगा रही है एक एक करके। अब तो सबको लगा ही दिया, नवीन पटनायक को लगा दिया, वाईएस जगनमोहन रेड्डी को लगा दिया, उद्धव ठाकरे शरद पवार को लगा दिया, नीतीश कुमार को भी लगा दिया, ममता बनर्जी को भी लगा दिया। यह सब कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। अब अखिलेश यादव का नंबर है, ममता बनर्जी तो ठिकाने लगी गई, नीतीश कुमार ठिकाने लग गए, अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। 18 सांसदों को संभाल लिए तो ठीक, वरना टूट जाएंगे। लेकिन डीएमके के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है, और विजय थलपति सरकार न बना पाए इसके लिए उनके ऊपर कभी भी एफआईआर हो सकता है। कहा जा रहा है कि आय से कम उन्होंने स्रोत अपना रिकॉर्ड में बताया है, छिपाया है आय को। बड़ी अजीब लीला है, तर्क बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नीतीश क्या करेंगे, नायडू क्या करेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। भाजपा ने तो इरादे साफ कर दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ममता ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला देकर मोदी शाह का होश उड़ा दिया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के लपेटे में आ गया है, जिस तरह इंडिया गठबंधन सक्रिय हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।